नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग हैमलेट प्ले से कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इन्हें किसने कब और क्यों कहा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली कोट लेते हैं। अ लिटिल मोर देन अ किन एंड लेस देन काइंड। एक्ट 1 सीन 2 से ये कोट ली गई है एंड द स्पीकर इज हैमलेट। हैमलेट इस कोट को तब कहता है जब उसे राजा क्लाउडियस, जो कि उसका चाचा भी है, उसे अपने भाई का और अपना पुत्र कह के बुलाता है। हैमलेट के द्वारा बोली गई प्ले में यह सबसे पहली लाइन है एक असाइड के रूप में। दोस्तों, असाइड क्या होते हैं आपको बता दें। असाइड सोलिलोक्वी की तरह ही होती है, लेकिन ये साइज में छोटी होती है। इट इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट जो कि एक ही सेंटेंस में ख़त्म हो जाती है। हैमलेट इस कोर्ट में क्लाउडियस को कहता है कि ही इज़ मोर देन किन, कि वह एक रिश्तेदार से ज़्यादा है, क्योंकि पहले क्लाउडियस उसका सिर्फ चाचा था, लेकिन अब उसने उसकी माँ से शादी कर ली है, सो अब उसका सौतेला पिता हो गया है। एंड लेस देन काइंड, लेकिन वो उतना दयालु नहीं है, दयालुता से थोड़ा कम है। या आप कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट हिज काइंड ऑफ पर्सन और वन फॉर whom ही फील्स एनी रियल किनशिप, कि वो उस किस्म का आदमी नहीं है जिसके लिए हैमलेट के मन में अपनेपन का भाव आए, जो कि ब्लड रिलेशंस में अक्सर आ जाता है। जैसा कि उसके पिता के प्रति उसके मन में जो भाव था, वो भाव नहीं आ रहा है, इसीलिए वो इस कोट को बोलता है अ लिटिल मोर देन अ किन एंड लेस देन काइंड। Oh, that this too solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew. एक्ट 1 सीन 2 से ये कोट ली गई है एंड द स्पीकर इज सेम्यूर हैमलेट। प्ले में हैमलेट के द्वारा बोली गई ये पहली सोलिलोक्वी है जो कि वो क्लाउडियस और रानी गर्ट्रूड के दरबार में उनके सामने अपने मन में बोल रहा है। प्ले में यहीं पर हैमलेट सबसे पहले सुसाइड करने के बारे में सोचता है, आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, लेकिन बाइबल में सुसाइड को एक सिन माना गया, इसलिए वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, इस विचार को छोड़ देता है, और वो ये विश करता है कि काश उसका ये शरीर पिघल जाए, नर्म हो जाए, गल जाए और एक ओस में बदल जाए। कहता है दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट थॉ एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू। सॉलिड का मतलब दोस्तों होता है दूषित या गंदा। फ्लैश मांस यानी हाड़ मांस से बना हुआ उसका यह गंदा शरीर वुड मेल्ट पिघल जाए। थॉ भी उसी रेफरेंस में यूज़ हुआ है पिघलने के लिए। एंड रिजॉल्व, और एज ए रिजल्ट क्या हो जाए, अ ड्यू, एक ओस बन जाए, एक ओस में ये तब्दील हो जाए, एक शबनम में तब्दील हो जाए। तो वो कहता है कि काश कि उसका ये दूषित गंदा शरीर पिघल जाए और एक ओस बन जाए, एक ओस में बदल जाए, एक शबनम में तब्दील हो जाए। तो चलिए दोस्तों अगली कोट पर आते हैं। Oh God, how very stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this word. Act 1, Scene 2 से ये कोट ली गई है and the speaker is same Hamlet. हैमलेट अपने पिता की मौत से बेहद दुखी है, लेकिन उसके दुख का मेजर कॉज उसकी माँ यानी रानी गर्ट्रूड की उसी के चाचा क्लाउडियस से की गई डिसलॉयल मैरिज है। इन लाइनों में, इस कोट में हैमलेट अपनी बेचैनी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि उसे ये पूरा संसार बिल्कुल रंगहीन दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल बासी, थका हुआ, एकदम सपाट और बिना किसी फ़ायदे का दिखाई दे पड़ रहा है। वो कह रहा है ओ गॉड, हे भगवान, हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल। वेरी का मतलब थका हुआ, स्टेल का मतलब बासी, फ्लैट का मतलब बिल्कुल सपाट, अनप्रॉफिटेबल, बिना किसी फ़ायदे का। वो कह रहा है कि ये संसार मुझे कैसे लग रहा है, बिल्कुल थका हुआ, बासी, सपाट और बिना किसी फ़ायदे का। ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, इस संसार के सारे सुख सुविधाएं मुझे बिल्कुल बेमानी लग रही हैं, बिल्कुल बेकार लग रही हैं। कहने का मतलब है वो अंदर से बहुत दुखी है। फ्रेल्टी द नेम इज वुमेन, एक्ट 1 सीन 2 से कोट ली गई है एंड द स्पीकर इज हैमलेट। हैमलेट अपनी माँ रानी गर्ट्रूड की दूसरी शादी से बहुत नाराज़ है। वो एक कोट अपनी माँ रानी गर्ट्रूड, जो कि डेनमार्क की महारानी है, उनको कह रहा है। वो देखता है कि उसकी माँ इमोशनली कितना वीक है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी हिचकिचाहट के क्लाउडियस के साथ शादी कर ली है, जो कि उन्हीं के मरे हुए पति का ही भाई है। इस बात को बेस बनाकर वो दुनिया की सारी औरतों को कमज़ोर कह रहा है, और इस बात को पुख्ता करने के लिए वो अपनी माँ की जल्दबाजी में की हुई शादी को बता रहा है। और वो कहता है फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। फ्रेल्टी का मतलब दोस्तों कमज़ोरी, दाई नेम इज़ वुमेन, तुम्हारा ही नाम है औरत, यानी औरत एक कमज़ोर होती है, औरत का दूसरा नाम ही कमज़ोरी है।
औरतें पुरुषों के मुकाबले मजबूत नहीं होती, उसके कहने का मतलब ये है वो फिजिकली इमोशनली बहुत ही कमज़ोर होती हैं। एक्चुअली हेमलेट के पिता उसकी माँ को बहुत प्रेम करते थे, बहुत देखभाल करते थे, वो इतना केयर करते थे कि वो तेज़ हवाओं को उसके चेहरे से गुजरने भी नहीं दिया करते थे। कहने का मतलब उसे बेइंतहा प्यार करते थे। बावजूद इसके रानी गर्ट्रूड ने उनके मरते ही उन्हीं के भाई क्लाउडियस से दोबारा शादी कर ली। इस चीज़ से हैमलेट को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है और वो कहता है फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, कि कमज़ोरी तुम्हारा ही नाम औरत है, या औरत तुम्हारा दूसरा नाम कमज़ोरी ही है। Be wary then, best safety lies in fear. Youth to itself rebels, though none else near. Act 1 सीन 3 से कोट ली गई and the speaker is Laertes. Laertes फ्रांस जाने से पहले अपनी बहन ओफिलिया से मिलने के लिए आया है। वो उसे समझा रहा है कि वो हैमलेट के प्रति अपने प्रेम को कंट्रोल में रखे। वो उसे सलाह दे रहा है कि वो सावधान रहे। अगर वो हैमलेट से एक सेफ डिस्टेंस बना के रखेगी तो ये उसके लिए बेहतर होगा, ये उसकी पवित्रता के लिए बढ़िया होगा, ये उसकी चेस्टिटी के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि वो एक लड़की है, उसके करेक्टर पे कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर प्रेम में पड़े हुए नौजवान लोग अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल को खो बैठते हैं। उनके अंदर इतना जोश, इतना पैशन होता है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए वो उसे सलाह दे रहा है कि बी वेरी देन, वेरी का मतलब अलर्ट रहना, सावधान रहना, कि तुम अब सावधान रहो, क्योंकि बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। फियर का मतलब डर, डर में ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। अगर हम किसी भी चीज़ को करने से डरेंगे तो हम वो चीज़ करेंगे नहीं और हम सेफ रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यूथ टू इट सेल्फ रिबेल्स, रिबेल्स का मतलब विद्रोह करना, विद्रोही टाइप का। तो नौजवान पीढ़ी तो खुद से ही विद्रोह करती है, उनके अंदर इतना जोश, इतना पैशन होता है कि वो किसी की नहीं सुनते, अपने मन की ही करते हैं। दो नन एल्स नियर, चाहे उनके आसपास कोई हो चाहे ना हो, चाहे उनको कहीं से हेल्प मिले और चाहे ना मिले, फिर भी वो अपने मन की करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। इसीलिए वो उसे वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अपने ऊपर वो कंट्रोल रखे और हैमलेट से ज़्यादा संपर्क ना करे। Neither a borrower nor a lender be, for loan of loses both itself and friend, and borrowing does the edge of husbandry. Act 1 सीन 3 से कोट ली गई है, and the speaker is Polonius. पोलोनियस अपने लड़के लेटिस को पेरिस की यात्रा शुरू करने से पहले एक फादरली एडवाइस दे रहा है। वो उसे कहता है कि नाइदर आ बोरोवर नॉर आ लेंडर बी। बोरोवर का मतलब उधार देने वाला और लेंडर का मतलब उधार लेने वाला। ना तो उधार देने वाला बनिए, ना उधार लेने वाला बने। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उन दोनों से हाथ धो बैठोगे, अपने मित्र से भी और अपने पैसों से भी। और यदि आप उधार लेते हैं तो ये आपके कम पैसों में गुजर बसर करने की आदत को डल कर देगा, ख़त्म कर देगा और आप खर्चीले बन जाओगे, जिससे भविष्य में आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। कहता है कि नाइदर आ बोरोवर नॉर आ लेंडर बी, ना तो आप उधार देने वाले बनिए ना लेने वाले बनिए। फॉर लोन ऑफ लूजेस, इससे क्या होगा, आप लूज कर देंगे बोथ, दोनों को, इटसेल्फ धन को भी एंड अ फ्रेंड और दोस्त को भी। एंड बोरोइंग डस्ट द एज ऑफ हस्बेंड्री। एज ऑफ हस्बेंड्री से मतलब है कि आपका डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप कम पैसों में अपने आप को मैनेज करते, उस सिस्टम को उधार लेने से वो सिस्टम डल हो जाएगा और आप उधार लेना शुरू कर दोगे, आप खर्चीले हो जाओगे और आपको फ्यूचर में जाके शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए आप ये सब काम मत करें। दिस above all to thine own self be true. एक्ट 1 सीन 3 से कोट ली गई है, एंड द स्पीकर इज पोलोनियस। ये कोट बहुत मशहूर हुआ था। इस कोट को बहुत सारे लोगों ने एज ए टैटू अपने हाथों पे लिखवा लिया था। ये कोटेशन पोलोनियस के द्वारा बोली गई है, जो अपने लड़के लेटिस को विदा कर रहा है, जो कि डेनमार्क छोड़ के फ्रांस जा रहा है। पोलोनियस एक कंसर्न पेरेंट्स की तरह उसे फादरली एडवाइस दे रहा है। वो उसे कहता है टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, इस चीज़ को सबसे ऊपर रखो। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, कि आप अपने प्रति हमेशा सच्चे रहो। टू बी ट्रू टू हिमसेल्फ, आप अपने नेचर के अगेंस्ट कोई भी काम मत करिए, अपना स्वभाव के अगेंस्ट कोई भी काम मत करिए। आपको अपने आप को धोखा दे के आप कोई भी काम मत करिए। टू बी ट्रू टू हिमसेल्फ। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। एक्ट 1 सीन 4 से कोट ली गई है। ये लाइन मार्शलेस के द्वारा एक्ट 1 सीन 4 में बोली गई है। मार्शलेस एक गार्ड है जो कि एल्जेनोर के किले पर हैं, एक सैनिक हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हेमलेट अपने पिता के भूत को देखने के लिए एल्जेनोर के फोर्ट पर होरेशियो के साथ आता है। तभी भूत वहाँ प्रकट होता है। भूत उसे अपने पीछे पीछे आने को बोलता है। मार्शलस और होरेशियो हेमलेट को भूत के पीछे जाने से रोकते हैं, लेकिन हेमलेट उनकी बात नहीं सुनता है और भूत के पीछे पीछे चला जाता है। अब मार्शलस
होरेशियो आपस में बात करते हैं कि उन्हें हेमलेट के पीछे जाना चाहिए या नहीं। तब मार्शलस इस कोट को, इस वाक्य को कहता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कि डेनमार्क में कुछ न कुछ ज़रूर सड़ा हुआ है। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ, समथिंग कुछ, डेनमार्क में कुछ न कुछ सड़ा हुआ है। अब ये लाइन उसने क्यों बोली है? एक चीज़ तो भूत का प्रकट होना, भूत का दिखाई देना एक बुरा शकुन है, एक अपशकुन है, और दूसरी चीज़, डेनमार्क पूरी तरीके से पॉलिटिकल करप्शन से घिरा हुआ था। डेनमार्क इमोरल हो चुका था, करप्ट हो चुका था, पहले की तरह हेल्दी नहीं था। और दूसरा, उसके नॉर्वे के साथ संबंध सही नहीं थे, क्रिटिकल उसके रिलेशंस थे। नॉर्वे के राजकुमार का बार बार उस पर हमले का भय था। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मार्शलस इस लाइन को बोलता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन, एक्ट 1 सीन 5 से कोट ली गई है। द स्पीकर इज हेमलेट। हेमलेट इस कोट को, इस वाक्य को तब बोलता है जब उसके पिता का भूत उससे मिलकर अपनी मौत की सच्चाई बताता है कि कैसे उसको उसी के भाई क्लाउडियस ने उसके कानों में जहर डाल के मार डाला था और उसका राज सिंहासन और उसकी प्रिय रानी को हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था। ये सुनकर हेमलेट बिल्कुल अवाक रह जाता है, उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तब वो इस लाइन को बोलता है, इस कोट को बोलता है, दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन, की कोई आदमी मुस्कुराता रहता है और फिर अचानक से वो बदल जाता है, विलन बन जाता है, खलनायक बन जाता है। उसके कहने का मतलब है कि आप कभी भी किसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको मुस्कुराता हुआ मिलता है और उसके चेहरे के पीछे लेकिन कितनी मक्कारी छुपी रहती है, उसके चेहरे के पीछे कितनी दुर्भावना छुपी रहती है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन आवर फिलॉसफी, एक्ट 1 सीन 5 से कोट ली गई है। एंड द स्पीकर इज हेमलेट। हेमलेट इन शब्दों को अपने मित्र होरेशियो को कह रहा है अपने पिता के भूत के मिलने के बाद। जब वो अपने पिता के भूत से मिल लेता है और उसके पिता का भूत उसे सब कुछ बताता है, कैसे उसकी हत्या उसी के भाई क्लाउडियस ने की थी। ये सब जानकर हेमलेट का परसेप्शन, हेमलेट की सोच बिल्कुल बदल जाती है। अब वो होरेशियो को कह रहा है कि इस संसार के बारे में एक आम आदमी की बुद्धि, एक इंसान की बुद्धि बहुत ही सीमित होती है। एक आम आदमी जितना महसूस करता है, जितना सोचता है इस संसार के बारे में, उससे परे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि वो कभी रियलाइज़ ही नहीं करता, कभी महसूस ही नहीं कर सकता है। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, एक्ट 2 सीन 2। विलियम शेक्सपियर की सबसे मशहूर कोट्स में से एक कोट ये भी है। ये पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है एक्ट 2 सीन 2 में, जब वो क्लाउडियस और रानी गर्ट्रूड से प्रिंस हैमलेट के पागलपन के बारे में बात कर रहा था। इस कोट का मतलब है कि ब्रीफ होना, सूक्ष्म होना बुद्धिमानी की निशानी होती है। यदि आप अपने विचारों को, अपनी बात को नब्बे तुले शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सूक्ष्मता के साथ टू द पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहली निशानी होती है। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ द विट। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, सोल का मतलब आत्मा, विट का मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, यानी कि संक्षिप्तता बुद्धिमानी की निशानी होती है, सूक्ष्मता बुद्धिमानी की निशानी होती है। आप अपने आप को कम शब्दों में जब आप एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। प्रिसाइज वे के अंदर अगर जितना आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो बुद्धिमानी की ही निशानी मानी जाती है। Doubt thou the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. एक्ट 2 सीन 2 से पोलोनियस इन लाइंस को पढ़ता है। एक्चुअली ये लाइंस, ये वर्ड्स हैमलेट के द्वारा ओफिलिया को एक प्रेम पत्र में लिखे गए हैं और पोलोनियस हैमलेट का यही लव लेटर राजा रानी के सामने पढ़कर उन्हें सुना रहा है और उसके इस लव लेटर को उसके पागलपन का कारण बता रहा है। वो क्लाउडियस और रानी गर्ट्रूड को ये साबित कर रहा है कि हैमलेट के पागलपन का कारण उसकी पुत्री ओफिलिया के प्रति हैमलेट का प्रेम है। अब वो पत्र पढ़ते हुए बताता है कि हैमलेट ने उस लव लेटर में ओफिलिया को लिखा है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वो उस लेटर में लिख रहा है कि ओफिलिया उसके प्यार पर कभी भी शक ना करे,
वो हर एक चीज़ पे शक कर सकती है, लेकिन उसके प्यार पे कभी भी शक ना करे। उस लेटर में वो सेंटेंस को पढ़ता है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, कि तुम सितारों पे शक करो कि वो आग हैं। डाउट दैट द सन डट मूव, तुम सूरज पे शक करो कि वो गतिमान है, वो चलायमान है, वो चलता है, वो मूव करता है। डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर, तुम सच्चाई पे शक कर सकती हो कि ये सच है, ये झूठ भी हो सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन तुम कभी भी मेरे प्रेम पे शक मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। एक्ट 2 सीन 2 से कोट ली गई है। बहुत अच्छी कोट है दोस्तों, लाइफ की फिलॉसफी इसमें है। ये कोट, ये सेंटेंस हैमलेट के द्वारा अपने दो दोस्तों को बोला गया है, गिल्डस्टन और रोज़ेनक्रेंट्ज़ को, जिनको कि क्लाउडियस ने हैमलेट की जासूसी के लिए बुलाया है। हैमलेट अपने इन दोनों दोस्तों को कहता है कि डेनमार्क उसे एक जेल की तरह लग रहा है। इस बात पर उसके दोनों दोस्त सहमत नहीं होते हैं। हैमलेट उन्हें ये कहता है कि ये आपका परसेप्शन है, कि आप चीज़ों को कैसा फ़ील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। जैसा फ़ील करते हैं वो चीज़ें, वो वस्तुएं आपको वैसा ही लगती हैं। एक आदमी की थिंकिंग, एक आदमी का नज़रिया ही चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाता है। जैसे कि एक आधा ग्लास पानी अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे, पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, तो वो हमें आधा ग्लास पानी से भरा नज़र आएगा। लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव वे से देखेंगे तो वो आधा ग्लास पानी हमको आधा खाली नज़र आएगा। तो ये आपका परसेप्शन, ये आपकी थिंकिंग, ये आपकी सोच ही है जो चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाती है। What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty. एक्ट 2 सीन 2 से ये कोट ली गई है। ये सेंटेंस लिया गया है, द स्पीकर इज हैमलेट। हैमलेट इस लाइनों को अपने दोनों दोस्तों रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डस्टन को बोल रहा है। एक्चुअली वो उन दोनों से डेनमार्क आने का रीज़न पूछता है, लेकिन जब वो दोनों कुछ चीज़ क्लियर नहीं बताते तो समझ लेता है कि इन दोनों को क्लाउडियस ने उसकी जासूसी के लिए भेजा हुआ है। अब वो उनसे बात करते हुए इन लाइनों को बोलता है, इन सेंटेंस को बोलता है कि भगवान के द्वारा बनाई गई सर्वोत्तम कृति इंसान ही है, आदमी है। हाउ नोबल इन रीज़न, नोबल का मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ। रीज़न का मतलब तर्क, बुद्धि। वो अपनी बुद्धि में कितना श्रेष्ठ है। हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, अपनी क्षमताओं में इनफाइनाइट है, अनंत है, असीमित क्षमताएं उसके पास हैं। भगवान के द्वारा बनाया गया वो एक मास्टरपीस है, सबसे सबसे अच्छा है। उसके पास अनंत क्षमताएं हैं, अनंत योग्यताएं हैं। देवदूतों के समान वो काम करता है और भगवान के समान सोचता है। उसकी मेंटल एबिलिटी भगवान के समान है। इसके बावजूद हैमलेट को ये मानव का शरीर अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि ये मिट्टी, धूल मिट्टी से बना हुआ शरीर अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। एक्ट 3 सीन 1 से कोट ली गई है एंड द स्पीकर इज़ हैमलेट। लिटरेचर की सबसे मशहूर सोलिलक्वीज़ में से एक ये सोलिलक्वी है, जो कि हैमलेट के द्वारा बोली गई है। इस सोलिलक्वी में हैमलेट खुद से डिबेट कर रहा है कि क्या उसे जीवित रहना चाहिए अथवा उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। वो एक दुविधा की स्थिति में है, वो एक स्टेट ऑफ डिलेमा में है। वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो जिए या फिर मरे। एक्चुअली जब से उसको उसके पिता के भूत ने अपने मौत की सच्चाई बताई है, तब से वो उनके द्वारा कही हुई बात को परखना चाहता है, और अगर वो बात सही है तो अपने चाचा क्लॉडियस को मार के अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहा है और इस कोट को अपने मन में बोल रहा है, ऐसे सोलोलकी बोल रहा है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, टू लिव और नॉट टू लिव और टू डाई, या जीऊँ या फिर मरूँ, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। गेट दी टू अ ननरी व्हाई वुडस्ट thou बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स। एक्ट 3 सीन 1 से कोट ली गई है, लाइनें ली गई हैं। हैमलेट इन लाइनों को ओफीलिया को कह रहा है। वो उसे कह रहा है कि तुम्हें तो एक मठ में चले जाना चाहिए। ननरी का मतलब दोस्तों यहाँ पे मठ है और दी का मतलब तुम। दोस्तों ननरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लड़कियाँ, औरतें आजीवन कुंवारी रह के ईश्वर की पूजा पाठ करती हैं। अब वो आगे कहता है कि तुम पापियों को जन्म देने वाली क्यों बनोगी। यहाँ पे सिनर्स का मतलब होता है पापी और ब्रीडर का मतलब है जन्म देने वाली। अब ये लाइनें वो क्यों बोल रहा है और कब बोल रहा है। ओफीलिया को उसके पिता पोलोनियस ने हैमलेट के पास भेजा हुआ है
और पोलोनियस के साथ क्लाउडियस भी है, जिसको कि वो दिखाना चाह रहा है कि प्रिंस हैमलेट के पागलपन का कारण उसकी पुत्री के प्रति उसका प्रेम है। अब ओफिलिया हैमलेट को उसके लव लेटर्स टोकन्स वापस करने के लिए जब आती है तो हैमलेट ठगा सा रह जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ओफिलिया को कोसता है और संसार की सारी औरतों को चंचल कहते हुए बहुत धिक्कारता है और ओफिलिया को कहता है कि तुम्हें तो एक ननरी में चले जाना चाहिए, तुम्हें तो एक मठ में चले जाना चाहिए ताकि तुम्हारी कभी भी शादी ना हो, तुम आजीवन कुंवारी रहो। इससे क्या होगा, तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी कोई लड़की नहीं होगी, जिससे कि कभी भी किसी भी आदमी को धोखा नहीं मिलेगा। Where love is great, the littlest doubts are fear. Where little fears grow great, great love grows there. एक्ट 3 सीन 2 से लाइन ली गई है और उसको बोलने वाली है प्ले क्वीन। एक्चुअली हैमलेट अपने महल में एक ड्रामा करवा रहा है, द मर्डर ऑफ गोंज़ागो या द माउस ट्रैप, ताकि वो राजा क्लाउडियस की वास्तविकता को जान सके कि उसने उसके पिता किंग हैमलेट की हत्या की है या नहीं की है। तो उसी प्ले के अंदर ये प्ले क्वीन जो कि रानी का किरदार निभा रही है, एक दूसरे एक्टर को जो कि किंग का रोल निभा रहा है उसको ये लाइन बोलते हुए अपने प्यार का सबूत दे रही है, अपने गहरे प्रेम के बारे में बता रही है। वो कहती है वेयर लव इज़ ग्रेट द लिटिलस्ट डाउट्स आर फेयर। जहाँ पर प्यार बहुत गहरा होता है वहाँ छोटी छोटी शंकाएँ, छोटे छोटे डाउट्स भी डर का रूप ले लेते हैं। यानी हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसकी बहुत चिंता करते हैं और यही चिंता बाद में हमारे डर का कारण बन जाती है। और ये छोटे छोटे डर जब बहुत बड़े हो जाते हैं, जब हमारी छोटी छोटी चिंताएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपका गहरा प्रेम झलकता है, आपका महान प्रेम झलकता है। कहने का मतलब ये कि प्ले क्वीन कह रही है प्ले किंग को कि जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो छोटी छोटी चिंताएं भी बहुत बड़ी लगने लग पड़ती हैं। जब छोटे छोटे डर बड़े हो जाते हैं तो ये एक तरीके से गहरे प्रेम का लक्षण होता है, गहरे प्रेम का साइन होता है कि वो व्यक्ति उससे बहुत प्रेम करता है। Our thoughts are ours, their ends none of our own. एक्ट 3 सीन 2 से लाइन ली गई है, कोट ली गई है। इन शब्दों को प्लेयर किंग प्लेयर क्वीन को बोल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जीवन में कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वो नहीं होती हैं और हमारी मूल इच्छाएं, हमारे जो ओरिजिनल डिज़ायर्स होती हैं वो अधूरी ही रह जाती हैं। हमारी इच्छाएं समय और परिस्थिति के अनुसार, समय और कंडीशन के अनुसार बदल जाती हैं। वो कहता है आवर थॉट्स आर आवर्स, हमारी इच्छाएं, हमारी सोच तो हमारी होती है, देयर एंड्स नन ऑफ ऑल, लेकिन उसका अंत हमारे हिसाब से नहीं होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। उस समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, बदल जाता है। द लेडी प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। एक्ट 3 सीन 2 से एक लाइन ली गई है, कोट ली गई है। द स्पीकर इज़ गर्टरूड। एक्चुअली दोस्तों प्रिंस हैमलेट अपने पिता की क्लाउडियस के हाथों किए गए मर्डर की सच्चाई को जानने के लिए, परखने के लिए महल में ड्रामा ऑर्गेनाइज करवाता है। अब एक्टिंग के दौरान प्ले किंग को अपने गहरे प्रेम की बात करते हुए कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगी, उसके मरने के बाद भी वो दूसरी शादी नहीं करेगी। अब इस बात को कहते हुए बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाती है, वो ओवर स्टेटमेंट्स देती है। अब इस सीन को देखने के बाद प्रिंस हैमलेट अपनी माँ क्वीन गर्टरूड को पूछता है कि आपको ये प्ले कैसे लग रहा है, आपको इस एक्टर की परफॉर्मेंस कैसे लग रही है। तब क्वीन गर्टरूड इस लाइन को बोलती हैं द लेडी प्रोटेस्ट टू मच मी थिंक्स, कि ये औरत बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है। मी थिंक्स, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये एक्टर बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है दूसरी शादी को लेकर, ये अपनी बातों पर खरा नहीं उतरेगा, ये इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसकी कथनी और करनी में फ़र्क रहेगा। वो कहती है कि शी इज़ नॉट एज जेन्युइन एज सी सजेस्ट, कि वो दूसरी शादी को लेके इतना इमोशनली प्रोटेस्ट कर रही है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो जैसा कह रही है वो ऐसा वो कभी नहीं करेगी। और चूँकि क्वीन गर्टरूड ने भी ऐसा ही किया था इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि क्वीन गर्टरूड जो कि हैमलेट के पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके मरने के तुरंत बाद उन्होंने उसी के चाचा क्लाउडियस के साथ दूसरी शादी कर ली।